जो ज्ञापन अब देने के लिए हमारी टीम के साथी जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वो ज्ञापन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। साथियों, ईवीएम, बैलेट पेपर तथा 2019 के लोकसभा चुनावों के संबंध में ज्ञापन। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001। आदरणीय महामहिम जी, अभी हाल ही में संपन्न हुए 2019 के लोकसभा चुनावों की 23 मई 2019 को हुई मतगणना के बाद आए चुनाव नतीजों से इस देश की जनता सकते में है और पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत भाजपा को मिली है, ऐसी कोई हवा देश के किसी भी कोने में भाजपा के पक्ष में नहीं बह रही थी। वर्ष 2014 में जब मोदी की आंधी चल रही थी और विपक्ष भी इकट्ठा नहीं था, तब भी भाजपा को लगभग 39% वोट मिला था। और अब जबकि मोदी सरकार के पिछले 5 सालों के कार्यों की विफलता यथा नोटबंदी से देश की कमर टूटने और करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने, जीएसटी से व्यापार और छोटे व्यापारियों के बर्बाद होने, पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी होने तथा बढ़ते भ्रष्टाचार और देश को लूटकर भागने वाले भगोड़ों की बढ़ती संख्या, बैंकों का एनपीए 2.25 लाख करोड़ से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ पार होने, देश की 1% आबादी के पास देश की 73% संपत्ति के कारण अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, किसानों की बद से बदतर होती हालत, गन्ना किसानों की हजारों करोड़ बकाया धनराशि का होना, मॉब लिंचिंग तथा दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों और महिलाओं पर लगातार बढ़ते अत्याचारों के कारण देश की बहुसंख्यक जनता भाजपा और मोदी के विरोध में थी और विपक्ष भी वर्ष 2014 की तुलना में कहीं अधिक इकट्ठा था, गठबंधन में भी था। तब भाजपा को पहले से ज्यादा वोट मिले और 17 राज्यों में तो 51% से लेकर 60% तक वोट मिले, जो किसी भी तरह संभव नहीं है। यही नहीं, चुनाव आयोग द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही 7 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठने शुरू हो गए और लोगों के मन में चुनावों के दौरान बेईमानी और धांधली की आशंका पैदा होने लगी। चुनाव के आखिरी 2 चरण रमजान के दौरान कराए जाने को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल या निशान खड़े किए गए। इसी दौरान 20 लाख ईवीएम गायब होने की खबरें बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता श्री मनोरंजन राय ने चुनाव आयोग में एक आरटीआई लगाकर चुनाव आयोग से यह पूछा कि सन 2014 तक पिछले 15 वर्षों में चुनाव आयोग ने कितनी ईवीएम खरीदी हैं और किस कंपनी से खरीदी हैं। चुनाव आयोग ने आरटीआई का जवाब देते हुए बताया कि उसने 2014 तक पिछले 15 वर्षों में 2 कंपनियों से ईवीएम खरीदे हैं। एक बेंगलोर स्थित बीईएल कंपनी से 10,05,662 ईवीएम तथा दूसरे हैदराबाद स्थित ईसीआईएल कंपनी से 10,14,644 ईवीएम खरीदी थी। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कुल 20,20,306 ईवीएम खरीदी। श्री मनोरंजन राय ने फिर 2 आरटीआई लगाई, एक बीईएल कंपनी में और दूसरी ईसीआईएल कंपनी में, और उन कंपनियों से पूछा कि उन्होंने सन 2014 तक पिछले 15 सालों में चुनाव आयोग को कितनी ईवीएम सप्लाई की हैं। बीईएल कंपनी ने बताया कि उसने 19,69,932 ईवीएम सप्लाई की हैं तथा ईसीआईएल कंपनी ने बताया कि उसने 19,44,593 ईवीएम सप्लाई की हैं। इस प्रकार भारत चुनाव आयोग को 2014 से पहले पिछले 15 सालों में कुल 39,14,525 ईवीएम की सप्लाई की गई। अर्थात चुनाव आयोग द्वारा बताई गई ईवीएम की सही संख्या से
18,94,200 ईवीएम, 219 ईवीएम ज्यादा। आखिर चुनाव आयोग उसके द्वारा खरीदी गई ईवीएम की संख्या सही क्यों नहीं बता रहा है? छुपा क्यों रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? क्या राज है इसमें? क्या उसका इसमें कोई स्वार्थ है? और फिर चुनावों के समय बिना किसी सुरक्षा के खुलेआम ट्रकों, मेटाडोर, टेम्पो, थ्री व्हीलर और रिक्शे इत्यादि में तहसीलदार एवं एसडीएम की गाड़ी में ईवीएम के ले जाने तथा ढाबों, होटलों में ईवीएम के मिलने की वीडियो सामने आई। कई जगह प्रत्याशियों को बताए बिना स्ट्रांग रूम से ईवीएम के अंदर बाहर आने जाने की भी खबरें आई। इन सभी सवालों पर चुनाव आयोग ने कोई उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के नेताओं ने, विशेषकर मोदी और अमित शाह ने चुनाव आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई और धर्म, पुलवामा और सैनिकों के नाम पर खुलकर वोट मांगे। कई शिकायतों और सबूतों के बाद भी चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के विरोध और आपत्तियों के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा व सुशील चंद्रा ने मोदी और अमित शाह को हर मामले में क्लीन चिट दे दी। यही नहीं, पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान नमो टीवी सारे नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 24 घंटे चला और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। अमित शाह द्वारा भाजपा की 300 और एनडीए की 350 सीटें आने का दावा और न्यूज चैनलों द्वारा एग्जिट पोल में उन पर मोहर लगाना तथा मतगणना के ठीक बाद वही नतीजे आना सबको हैरान कर गया और देश की जनता का शक यकीन में बदल गया कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी हुई है। यह बात उस समय और पुख्ता हो गई जब बदायूं लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र यादव के क्षेत्र के बिलसी विधानसभा में वोट तो पड़ी 1,88,248 और मतगणना के समय वोट निकली 1,96,110 अर्थात 7,862 वोट ज्यादा। यह बात सिद्ध करती है ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम की इस गड़बड़ी और धांधली पर उस समय अंतिम रूप से मोहर लग गई जब चुनाव आयोग की वेबसाइट के लिए लिए गए आंकड़ों के बाद द क्विंट पत्रिका ने यह रिपोर्ट छापी कि 373 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना के दौरान गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से लगभग 8,000 से 18,000 तक ज्यादा है। द क्विंट ने इन सब के विषय में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा, किंतु अभी तक चुनाव आयोग ने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है। अभी तो अपनी वेबसाइट से ये आंकड़े ही हटा दिए हैं। यहां पर कुछ सवाल और भी बड़े गंभीर हैं जिनका इस देश की जनता को उत्तर दिया जाना परम आवश्यक है, किंतु अभी तक उनका उत्तर नहीं दिया गया है। इनमें से एक प्रश्न जो चुनाव आयोग से ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में एक मुकदमे में यह माना था कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इसमें गड़बड़ी हो सकती है। फिर 2017 में श्री वामन मेश्राम के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनावों में प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही भारत चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग को लगभग 3,500 करोड़ रुपए वीवीपैट मशीनों के निर्माण के लिए दिए। मशीनें बनी, चुनावों में प्रयोग हुई। अब सवाल यह है कि जब वीवीपैट मशीनें चुनावों में ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाई गई थी और लगाई गई थी, तो उनसे निकलने वाली पर्चियों की गिनती क्यों नहीं की गई? अगर उन पर्चियों की गिनती ही नहीं करनी थी तो वीवीपैट मशीन का प्रयोग ही क्यों किया गया? यह सुप्रीम कोर्ट को सोचना है। यहां तक कि चुनाव आयोग और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 राजनीतिक दलों द्वारा 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती की मांग के लिए दायर याचिका को भी खारिज कर दिया गया। जब 2019 के लोकसभा चुनावों की पूरी प्रक्रिया पहले फेज के नामांकन शुरू होने से 23 मई 2019 तक मतगणना होने तक 2 महीने 8 दिन चली और हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ,
तो 50% वीवीपैट की मशीनों की पर्चियों की गिनती में 6 दिन और कुछ और पैसा अगर लग जाता तो क्या दिक्कत थी? आखिर ये जनता के विश्वास का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विधानसभा से मात्र 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती का ही आदेश दिया। 21 राजनीतिक दलों ने पुनः चुनाव आयोग से निवेदन किया कि प्रत्येक विधानसभा से 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों और ईवीएम की वोटों की गिनती की मतगणना से शुरू में ही करा ली जाए, ताकि अगर कोई गड़बड़ी है शुरू में ही सामने आ जाए। किंतु चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को निर्मूल साबित करने और चुनाव प्रक्रिया में देश की जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए इतनी छोटी सी भी मांग नहीं मानी और मतगणना के अंत में प्रत्येक विधानसभा से 5-5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती आज तक भी नहीं कराई गई। दूसरा प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम के इस्तेमाल में होने वाली चिप को पहले तो कहा था कि वे ओटीपी यानी वन टाइम प्रोग्रामिंग, अर्थात उस चिप में केवल एक बार ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है, दोबारा नहीं। बाद में जब कई लोगों ने चुनाव आयोग के दावे को झूठा साबित किया और अभी आपको बतावे कह भी गए हैं सतीश बाबू जी किया, तो चुनाव आयोग ने माना कि ईवीएम में प्रयोग होने वाली चिप की रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। इसका अर्थ है कि ईवीएम में फेरबदल हो सकती है, यानी छेड़छाड़ हो सकती है और धांधली हो सकती है। तीसरा सवाल यह है कि दुनिया के उन विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, उसका निर्माण किया, ने ईवीएम का प्रयोग बंद करके बैलेट पेपर से मतदान को पुनः अपना लिया है, तो भारत सरकार और भारत चुनाव आयोग इसे क्यों प्रयोग में ला रहा है? जिस देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम पर हो, सरकारी तंत्र लगातार गंभीर सवालों के घेरे में हो, सरकार और सरकारी अमले ने लगातार जनता के विश्वास को धोखा दिया हो, जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो और पढ़े लिखे लोगों में भी अधिकतर ईवीएम की तकनीक को न जानते और न समझते हो, वहां ईवीएम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इसे बंद क्यों नहीं किया जाता? देश का प्रत्येक मतदाता क्यों अंधेरे में रहे कि पता नहीं उसका वोट किसको गया है? क्यों न उसे निश्चित हो कि उसने जिस पार्टी और जिस उम्मीदवार को वोट डाला है उसी को गया है और उसी के लिए गिना जाएगा, और यह केवल बैलेट पेपर से ही संभव हो सकता है। चौथा प्रश्न यह है कि ऐसा ही क्यों होता है कि वोट डाली गई कांग्रेस, सपा, बसपा या किसी अन्य पार्टी को और वह चली जाती है भाजपा के खाते में? ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि वोट डाली जाती है भाजपा को और वह चली जाए कांग्रेस, सपा, बसपा या किसी अन्य पार्टी के खाते में? पांचवा प्रश्न यह है कि जिस कर्नाटक राज्य में भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में 28 में से 26 लोकसभा जीती है, वहीं पर लोकसभा चुनावों के तत्काल बाद बैलेट पेपर के माध्यम से हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा की बहुत बुरी हार हुई तथा कांग्रेस और जेडीएस की भारी जीत हुई। आखिर क्यों? यही नहीं, दिसंबर 2017 में जब उत्तर प्रदेश में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, तो जिन 14 नगर निगमों में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ, वहां भाजपा को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली और इसके अतिरिक्त जिन अन्य सभी नगर पालिकाओं में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हुआ, उसमें भाजपा की करारी हार हुई। और 2017 के शुरू में ही हुए विधानसभा चुनावों में मिले वोटों के बहुत कम वोट, यानी लगभग 10 से 11% वोट कम मिले। छठा प्रश्न यह है कि चुनाव के दौरान हैदराबाद के एक सज्जन ने प्रामाणिक रूप से बताया था कि पूरे देश में वोटर लिस्ट में 5 करोड़ मुस्लिमों और 6 करोड़ दलितों की वोटें गायब हैं, और यह समाचार द वायर और एनडीटीवी इंडिया जैसे न्यूज चैनलों पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इसमें से किसी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया है। क्या उपरोक्त वर्णित सभी बातें यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना तत्काल बंद किया जाए और केवल बैलेट पेपर के माध्यम से ही इस देश में भविष्य में कोई भी चुनाव
कराए जाएं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जनहित और देश हित में आपसे विनम्र अनुरोध करती है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा अपने पद और गरिमा को धूल में मिलाते हुए अपने कर्तव्य का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह न करके देश के 133 करोड़ नागरिकों के साथ गंभीर और अक्षम्य अपराध किया है तथा भाजपा के पक्ष में खड़े होकर ईवीएम में बड़े पैमाने पर हेराफेरी, धांधली और जालसाजी करके लूट तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करके बेईमानी से भाजपा को चुनावों में भारी मतों से जिताया है तथा संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक कार्य करके संविधान को ध्वस्त और अपमानित किया है और देश की जनता के प्रति गद्दारी और देशद्रोह किया है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध है कि नंबर 1, लोकसभा चुनाव 2019 को अवैध घोषित कर निरस्त किया जाए, वर्तमान भारत सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और दोबारा चुनाव कराए जाए। नंबर 2, आज दिनांक 13/6/2019 के बाद इस देश में कोई भी चुनाव, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव हो, नगर निगम या नगर पालिकाओं का चुनाव हो, जिला पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक या ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, अर्थात किसी भी तरह का चुनाव हो, केवल और केवल बैलेट पेपर से ही कराया जाए तथा ईवीएम का प्रयोग तुरंत बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व न्यायाधीशों यथा हमने नाम दिए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं उन्हें संतों की श्रेणी में रखूं तो कोई गलत बात नहीं है, ऐसे जजों के नाम मैंने दिए। 3 पूर्व न्यायाधीशों यथा जस्टिस के रामास्वामी, जस्टिस RC लाहोटी और जस्टिस संतोष हेगड़े, जो कर्नाटक में, संतोष हेगड़े जी लोकपाल भी रहे थे और कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो घपला किया था सब उजागर किए थे उन्होंने। तो जस्टिस संतोष हेगड़े के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनावों की जांच के लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की जाए जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दें और उस रिपोर्ट में जो भी व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी दोषी हों उनके विरुद्ध देशद्रोह, जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और दूसरे चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के विरुद्ध देशद्रोह और देश की जनता के साथ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, तीनों चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार समान रूप से दिए जाएं और उन्हें भी समान रूप से संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। सभी चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उन्हें एक पैनल जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक ईमानदार और वरिष्ठ पत्रकार तथा एक ईमानदार और वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हो द्वारा किया जाए। नंबर 7, किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव या किसी राज्य में विधानसभा चुनाव एक ही दिन में कराए जाने चाहिए तथा मतगणना चुनाव के तुरंत बाद कराई जानी चाहिए। आधार कार्ड को मतदान पहचान पत्र के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। इस बात की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि किसी भी व्यक्ति का वोटर आई कार्ड बने बिना नहीं रहे और किसी की भी वोट कटे नहीं या किसी की भी वोट 2 या उससे अधिक बार अधिक स्थानों पर न बने। और आखिर में लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, न्याय पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधानों के लिए एक समान ही या यूं कहें कि एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। धन्यवाद। भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये ज्ञापन है जो हम देने जा रहे हैं। हो सकता है जो सुझाव आए हैं बहुत अच्छे सुझाव हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है कि जो लड़ाई है उस लड़ाई के हिसाब से जो मांगे हैं बिना किसी डर के। कोई ये समझता हो कि इलेक्शन कमीशन कुछ है, इलेक्शन कमीशन नौकर है, इंग्लिश में वर्ड है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब पूरे देश की जनता का नौकर है वो। कोई भी हो,
देश की जनता का नौकर है, क्योंकि देश का जो संविधान है वो सबसे पहले यही कहता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम है ताकत, असली शक्ति हम है, हमारे लिए काम करना है। और वो बाकी जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो नीचे से ऊपर तक, सब इस जनता के नौकर हैं। और अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें उखाड़ के फेंक देगी, अच्छे लोगों को बिठाएगी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।